दोस्तों, मैं चंद्रकांत आर्या अपने YouTube चैनल वॉइस ऑफ आर्या में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैंने अपने इस चैनल के माध्यम से भिन्न भिन्न प्रकार के मुद्दों के ऊपर चर्चा किया था। आज का यह वीडियो खास करके उन लोगों के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है जो बीएड, डीएलएड, सीटेट, टीईटी, यूजीसी नेट इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं। मैंने इस वीडियो के माध्यम से कुछ मुद्दे के ऊपर, कुछ प्रकरण के ऊपर, कुछ विषय वस्तु के ऊपर हमने चर्चा किया है। आज का जो हमारा विषय है वह बीएड से संबंधित, डीएलएड से संबंधित तथा वैसे बच्चे, वैसे विद्यार्थी जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह अत्यधिक उपयोगी होगा। आज का जो हमारा विषय है वह है शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। बीएड के सिलेबस, प्रथम वर्ष के सिलेबस के समसामयिकी भारत एवं शिक्षा CC2 के यूनिट 4 के अंतर्गत यह विषय, यह टॉपिक पढ़ना है। साथ ही वैसे बच्चे जो सीटेट तथा डीएलएड की भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यह टॉपिक, यह प्रकरण काफ़ी अधिक उपयोगी होगा। दोस्तों, हमारे देश में भिन्न भिन्न प्रकार की नीतियाँ, भिन्न भिन्न प्रकार के आयोग, भिन्न भिन्न प्रकार के अभियान बनाए गए। शिक्षा से संबंधित, भ्रष्टाचार से संबंधित, समाज से संबंधित भिन्न भिन्न प्रकार की नीतियाँ, भिन्न भिन्न प्रकार के आयोगों का गठन किया गया। हालांकि यह बात अलग है, नीतियाँ जितनी बनी उनका क्रियान्वयन सही ढंग से, सही रूप से नहीं हो पाया। आज भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लॉन्च किया गया और इसका क्रियान्वयन किया गया। अंदाज है कि यह काफ़ी सफल होगा। शिक्षा के क्षेत्र में यह एक नया भविष्य दिखाएगा। शिक्षक, प्रबंधक एवं छात्र ये सभी इन नीति से लाभान्वित होंगे। दोस्तों, ज़्यादा समय जाया न करते हुए मैं अपने विषय शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का चर्चा करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रकरण है। तो आइए दोस्तों, आज हम इस प्रकरण की शुरुआत करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने के पहले आप मेरे चैनल वॉइस ऑफ आर्या को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर भी अवश्य करें। मेरे क्लासेज, आर्या ऑनलाइन क्लासेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आर्या ऑनलाइन क्लासेज को ऐप डाउनलोड कर सकते हैं तथा स्टडी मटेरियल एंड विभिन्न प्रकार के वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन एंड राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण। सबसे पहले हम इस मुद्दे के ऊपर चर्चा करेंगे। शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण अर्थात सार्वभौमिक शिक्षा अर्थात एजुकेशन फॉर ऑल। यहाँ पे दो बातें आती हैं, सार्वभौमिक एवं शिक्षा। सार्वभौमिक का मतलब ये होता है जो सबके लिए हो, जैसे सार्वभौमिक सत्य, ऐसा सत्य जो सबके लिए हो। वैसे ही शिक्षा को भी सार्वभौमिक करने की बात कही गई। अलग अलग प्रकार के नीतियाँ एवं आयोगों का गठन किया गया
जिसके अंतर्गत शिक्षा सबके लिए हो अर्थात एजुकेशन फॉर ऑल, इस मुद्दे के ऊपर सबसे अधिक फोकस किया गया, सबसे अधिक प्रकाश डाला गया। शिक्षा सबके लिए हो, इसके लिए हमें क्या करना है? सरकार ने इसके लिए विभिन्न प्रकार की नीतियां बनाई, विभिन्न प्रकार के आयोगों का गठन किया, विभिन्न प्रकार के स्कीम लाए, विभिन्न प्रकार के अभियान बनाए, अलग अलग योजनाओं का निर्माण उन्होंने किया, जिससे कि हर बच्चे को शिक्षा मिल सके। वैसा बालक चाहे वो प्राथमिक स्तर का हो, ऐसा बालक चाहे वो माध्यमिक स्तर का हो, ऐसा बालक जो उच्च माध्यमिक स्तर का हो, हर बालक को एजुकेशन देना सरकार की जिम्मेवारी है। इस जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए, सभी के लिए शिक्षा हो, इसको पूरा करने के लिए यूनिवर्सल प्रोविज़न किया गया, अर्थात ऐसा प्रावधान जो सबके लिए हो, ऐसा प्रावधान जो सबके लिए एप्लीकेबल हो। प्रावधान के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की स्कीम, विभिन्न प्रकार की योजनाएं, विभिन्न प्रकार की नीतियों का निर्माण किया गया, जिससे कि बालक अधिक से अधिक लाभान्वित हो सके, हर बच्चे को शिक्षा मिल सके। इसके लिए विद्यालय की दूरी को कम किया जाना चाहिए, अधिक से अधिक विद्यालयों का निर्माण किया जाना चाहिए। वैसे बच्चे जिन्हें भोजन नहीं मिलती, वैसे बच्चे जिनके पास पोशाक नहीं है, या फिर वैसे बच्चे जो रिमोट एरिया में रह रहे हैं, जो दुर्गम स्थानों में रह रहे हैं, उन बच्चों को शिक्षा मिलना आवश्यक है। उन बच्चों के लिए प्रावधान किया जाना आवश्यक है। इन बच्चों के लिए सरकार ने मिड डे मील स्कीम अर्थात मध्याह्न भोजन योजना का निर्माण किया, पोशाक वितरण योजना का निर्माण किया, साइकिल वितरण योजना का निर्माण किया। ऐसे अलग अलग प्रकार की योजनाएं सरकार के द्वारा लॉन्च की गई, जिससे कि भारत के हर बच्चे को शिक्षा मिल सके। यूनिवर्सल प्रोविजन के अंतर्गत, सार्वभौमिक प्रावधान के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा के वैसे बच्चे जो 15 से 18 वर्ष के थे, उन बच्चों को एजुकेशन लेना आवश्यक था, उन बच्चों को नामांकन कराना आवश्यक था। अर्थात भारत में जितने भी बच्चे हैं, इस उम्र समूह के जितने भी बालक हैं, उन बालकों को एजुकेशन मिलना चाहिए, उन बालकों का विद्यालय के अंतर्गत नामांकन होना चाहिए। ये बातें इसके अंतर्गत कही गई, जिसमें ये कहा गया कि सेकेंडरी स्कूल जो माध्यमिक विद्यालय हैं, उनकी दूरी को कम किया जाए। पहले माध्यमिक विद्यालय की दूरी काफ़ी अधिक होती थी, जिसकी वजह से बच्चे पढ़ने नहीं जा पाते थे। बच्चे प्राथमिक स्तर में नामांकन कराते थे, लेकिन माध्यमिक स्तर या फिर माध्यमिक स्कूल की दूरी अधिक होने की वजह से वे स्कूल जाने में सक्षम नहीं हो पाते थे। खास करके यह समस्या लड़कियों के लिए तथा महिलाओं के लिए होती थी। इसके लिए यह कहा गया, सरकार ने यह प्रावधान लाया कि सबसे पहले माध्यमिक विद्यालयों की दूरी को कम किया जाए, अर्थात माध्यमिक विद्यालय 5 किलोमीटर के अंतराल में होने चाहिए। 5 किलोमीटर के अंतराल का मतलब यहाँ पे ये है कि हर विद्यालय से दूसरे विद्यालय की जो दूरी है, माध्यमिक विद्यालय की जो दूरी है, अर्थात एक माध्यमिक विद्यालय के रेडियस में 5 किलोमीटर के अंतराल में विद्यालय की दूरी होनी चाहिए। तथा सीनियर सेकेंडरी वैसे विद्यालय जो उच्च माध्यमिक स्तर के हैं, उनकी दूरी 5 से 8 किलोमीटर की होनी चाहिए। यह प्रावधान लाया गया, जिससे कि हर बालक को, भारत में रहने वाले हर एक बच्चे को, भारत में रहने वाले ऐसे बच्चे जो माध्यमिक स्तर की शिक्षा लेना चाहते हैं, वैसे बच्चे जो माध्यमिक स्तर की शिक्षा लेने के एलिजिबल हैं, उनकी जो उम्र है, उस उम्र के बच्चे के लिए यह प्रावधान लाया गया। दूसरी बात की गई यूनिवर्सल इनरोलमेंट की, दूसरी बात की गई सार्वभौमिक नामांकन की। हर बच्चे का नामांकन होना चाहिए। हमने प्रावधान तो ला दिया, सरकार ने प्रावधान ला दिया, अब बात आती है कि उन बच्चों का नामांकन भी कराना है। नामांकन कराने के लिए यह कहा गया कि भारत में इस उम्र समूह के जितने भी बालक हैं, 15 से 18 वर्ष के जितने भी बालक हैं, उन बालकों को नामांकन विद्यालय में कराना है, नामांकन कराना आवश्यक है।
इसके लिए एक टारगेट फिक्स किया गया था। 2015 तक जितने भी बालक होंगे उनका एडमिशन स्कूल के अंदर में होना चाहिए, तथा 18 वर्ष तक के वैसे बालक जो माध्यमिक शिक्षा अर्थात उच्च माध्यमिक शिक्षा लेना चाहते हैं, तो यह एक टारगेट फिक्स किया गया कि 2020 तक ऐसे बालकों का नामांकन भारत स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर हो जाना चाहिए। तीसरी बात आती है यूनिवर्सल रिटेंशन की, सार्वभौमिक धारण की बात आती है। धारण के अंतर्गत दोस्तों दो चीज़ें आती हैं, दो मुद्दे आते हैं, दो बातें इसके अंतर्गत आती हैं। पहला, रिटेंशन का मतलब ये है, धारण का मतलब ये है कि वैसे बच्चे जिनका नामांकन हुआ है उनका प्रेजेंटेशन 100% हो, अर्थात एक जो क्राइटेरिया हमने बनाया है, जो गवर्नमेंट के द्वारा एक मानदंड जो फिक्स किया गया है, उस मानदंड के हिसाब से उनका प्रेजेंटेशन विद्यालय के अंदर में होना चाहिए। ज़्यादातर देखने को जो मिलता है, जो क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं हो पाए, तो देखने को मिलता है कि बच्चे ने एडमिशन करा लिया विद्यालयों में, लेकिन वे विद्यालय पढ़ने नहीं जा रहे हैं, वे विद्यालय पढ़ने नहीं जा रहे हैं। तो उनके लिए कहा गया कि जिन विद्यालयों में बच्चों का नामांकन हुआ है उनका प्रेजेंटेशन, उनकी उपस्थिति मानदंड के अनुकूल होनी चाहिए। दूसरी बात रिटेंशन के अंतर्गत यह कही गई, दूसरी बात धारण के अंतर्गत यह कही गई कि जो बच्चे प्राथमिक स्तर में नामांकन कराते हैं उनकी पढ़ाई, उनकी शिक्षा आगे तक जारी रहे। पहले देखा जाता था, जब राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जब लॉन्च नहीं हुआ था, उसके पहले या बहुत पहले की अगर हम बात करें तो उस समय यह देखा जाता था कि प्राथमिक विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते थे, नामांकन कराते थे, और उसके बाद से माध्यमिक विद्यालयों में जाते जाते, माध्यमिक स्तर तक जाते जाते ड्रॉप आउट रेट जो होती थी वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती थी। काफ़ी बच्चे माध्यमिक शिक्षा ग्रहण नहीं करते थे, खास करके महिलाएं और वंचित वर्ग के जो बच्चे हैं, खास करके महिलाओं की अगर हम बात करें, खास करके लड़कियों की अगर हम बात करें, तो वे बच्चे माध्यमिक स्तर की शिक्षा नहीं ले पाते थे। इसके पीछे कारण यह था कि विद्यालयों की दूरी ज़्यादा होना तथा विद्यालयों की संख्या कम होना। इसके लिए रिटेंशन के लिए, धारण के लिए जो बच्चे प्राथमिक स्तर में नामांकन करा रहे हैं वे बच्चे माध्यमिक स्तर तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर तक पढ़ें, इसके लिए विद्यालयों की दूरी को कम की गई, तथा वैसे विद्यालय जो प्राथमिक स्तर के थे, वैसे विद्यालय जो माध्यमिक स्तर के थे, उनको उत्क्रमित किया गया, उनको अपग्रेड किया गया। आज जो माध्यमिक विद्यालय थे, जो हाई स्कूल थे, उसको अब उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कन्वर्ट कर दिया गया, हायर सेकेंडरी स्कूल के अंतर्गत उसको कन्वर्ट कर दिया गया। इससे फायदा यह हुआ कि वैसे बच्चे जो माध्यमिक स्तर में या प्राथमिक स्तर में नामांकन लेते थे उन्हें अब दूसरे स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है, वे अब अपने विद्यालय के अंतर्गत ही आसानी से पढ़ सकते हैं। पहले यह समस्याएं होती थी कि जो स्कूल हुआ करते थे, जो विद्यालय हुआ करते थे, वे प्राथमिक स्तर या माध्यमिक स्तर के होते थे। बहुत ऐसे कम विद्यालय थे जो प्राइमरी से लेकर के हायर सेकेंडरी तक होते थे। इसलिए ड्रॉप आउट रेट जो था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता था, और ड्रॉप आउट रेट को कम किया जाए और रिटेंशन रेट को अधिक से अधिक बढ़ाया जाए, इसके लिए यूनिवर्सल रिटेंशन लाया गया, सार्वभौमिक धारण लाया गया। उसके बाद बात आती है यूनिवर्सल पार्टिसिपेशन की, सार्वभौमिक सहभागिता की, जिसके अंतर्गत यह कहा गया कि विद्यालय है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विद्यालय एक सामाजिक संस्था है, समाज में इसका निर्माण होता है, समाज और विद्यालय एक दूसरे के पूरक होते हैं। समाज के बिना विद्यालय का चलना मुश्किल है। विद्यालय को अगर सक्सेस करना है, शिक्षा प्रणाली को अगर सफल करना है, तो उसमें समाज का योगदान होना चाहिए। जिसके अंतर्गत यह कहा गया कि जो भी विद्यालय ओपन किए जा रहे हैं, जो भी विद्यालय खोले जा रहे हैं, उसमें कम्युनिटी अर्थात समुदाय, जो लोकल समुदाय हैं, जो लोकल कम्युनिटी हैं, अर्थात लोकल लोगों का
सहभागिता होना आवश्यक है। आज के डेट में हम देखते हैं कि विद्यालय के अंतर्गत एसएमसी कमेटी इत्यादि का गठन किया जाता है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी इत्यादि का गठन किया जाता है, जिसमें वहाँ के लोकल लोग या फिर जो लोकल व्यक्ति होते हैं वे उसके मेंबर होते हैं, जिसके अंतर्गत विद्यालय के हेडमास्टर, ग्राम प्रधान या फिर बच्चे के अभिभावक इत्यादि उस एसएमसी कमेटी के अंदर में मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं। विद्यालय के अंतर्गत जो भी कार्य किए जाते हैं, जो भी नीतियाँ, जो भी स्कीम लॉन्च की जाती है, उसमें लोकल कम्युनिटी का बहुत अधिक सहभागिता होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत ज़्यादातर रसोइयाँ या फिर रसोई में काम करने वाली महिलाएं लोकल ही हुआ करती हैं। वहाँ के जो स्वीपर इत्यादि होते हैं, चपरासी इत्यादि होते हैं, ज़्यादातर लोकल ही हुआ करते हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि विद्यालय को चलाने के लिए, विद्यालय को सफल बनाने के लिए वहाँ के लोकल कम्युनिटी का योगदान होना, उनकी सहभागिता होना अत्यधिक आवश्यक है। तो ये बात इसके अंतर्गत कही गई कि लोकल कम्युनिटी का सहभागिता अच्छा होना चाहिए, सही होना चाहिए। फिर बात की गई यूनिवर्सल अचीवमेंट की। सरकार ने नामांकन डेटा को अपना बढ़ा लिया, रिटेंशन रेट को बढ़ा लिया, पार्टिसिपेशन को भी अच्छा कर लिया। अब यहाँ पे बात आती है कि हम जिस बच्चे को एडमिशन ले रहे हैं, हम जिस बच्चे को एजुकेशन दे रहे हैं, क्या उन बच्चे का अचीवमेंट, क्या उन बच्चे की उपलब्धि अच्छी हो रही है? क्या उन बच्चे को डिग्री एवं सर्टिफिकेट दिया जा रहा है? और जो डिग्री एवं सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, क्या वह क्वालिटेटिव है, क्या वह गुणवत्तापूर्ण है? इस बातों के ऊपर भी हमें फोकस करना आवश्यक है। आज सही ढंग से क्रियान्वयन न होने के कारण आज हमें देखने को मिलता है कि बच्चे माध्यमिक स्तर के, उच्चतर माध्यमिक स्तर की परीक्षाओं को पास तो कर लेते हैं, लेकिन पास करने के बाद उनकी स्थिति प्राथमिक स्तर के बच्चों से भी हम उनका कंपेयर नहीं कर सकते, उससे तुलना हम नहीं कर सकते। और यह स्थिति इसलिए है क्योंकि अचीवमेंट जो सही ढंग की होनी चाहिए, उपलब्धि जो सही ढंग की होनी चाहिए, वह उपलब्धि सही ढंग की उनकी नहीं हुई है। उनके पास डिग्रियाँ तो हैं, उनके पास सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र तो हैं, लेकिन उस प्रमाण पत्र का क्या फ़ायदा? तो इसके अंतर्गत यह बात कही गई कि हम जिस बच्चे को नामांकन ले रहे हैं, हमने जिस बच्चे के लिए रिटेंशन रखा, हम जिस बच्चे को हमेशा बुलाते हैं, या फिर जो बच्चे प्राथमिक स्तर में एडमिशन ले रहे हैं और उच्चतर माध्यमिक स्तर तक अपना पढ़ाई जारी रखते हैं, स्टडी जारी रखते हैं, तो क्या उन बच्चों का अचीवमेंट जो हो रहा है वो सही ढंग से हो रहा है? तो सबसे पहले अचीवमेंट में बात आती है सर्टिफिकेट की, उनके प्रमाण पत्र की, कि प्रमाण पत्र सभी को दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। फिर बात आती है अचीवमेंट के अंतर्गत कि क्या उन बच्चों का जो प्रमाण पत्र दिया जा रहा है उस प्रमाण पत्र के लायक वो हैं या नहीं है, उसके योग्य हैं या नहीं है। इसके ऊपर फोकस किया जाना अत्यधिक आवश्यक है। तो यह है यूनिवर्सल अचीवमेंट। मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग की बात की गई, MLL फॉर ऑल एंड मास्टरी लर्निंग बाय मोर देन 60% लर्नर्स बाय 2020। मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग की बात की गई कि बच्चों का जो अधिगम होना चाहिए कम से कम होना ही चाहिए, कम से कम होना ही चाहिए। अर्थात उनका जो बेस है, जिस क्लास में वो पढ़ रहे हैं, जिस कक्षा में वो पढ़ रहे हैं, उस कक्षा से संबंधित उनकी जानकारी होनी ही चाहिए। न अत्यधिक हो, लेकिन फिर भी मिनिमम तो होनी चाहिए, न्यूनतम अधिगम तो उनकी होनी चाहिए। इस बात के ऊपर फोकस किया गया, इस बात के ऊपर बल दिया गया। अब हम आगे आते हैं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के ऊपर, जो हमारा मुख्य विषय वस्तु है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के पहले हमने यूनिवर्सलाइजेशन के ऊपर इसलिए फोकस किया क्योंकि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है वह है सभी को शिक्षा प्रदान करना। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करना है, जिसके अंतर्गत 3 चीज़ें महत्वपूर्ण है। एक्सेस, सबकी पहुंच हो,
अर्थात माध्यमिक स्तर में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं या माध्यमिक स्तर में पढ़ने वाले बच्चों की जो उम्र सीमा है, उन बच्चों के लिए स्कूल एक्सेसिबल हो, उन बच्चों के लिए स्कूल पहुंच हो। इक्विटी की बात की गई, न्याय की बात की गई, समानता की बात की गई। अर्थात हर बच्चे को एजुकेशन मिलना चाहिए, चाहे वो बच्चा किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी भाषा का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी संस्कृति का हो, लेकिन हमें उस बच्चे को एजुकेशन देना है। हम उसे इन मुद्दों को लेकर के भेदभाव नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। तीसरी बात आती है क्वालिटी, गुण के ऊपर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के ऊपर बात की गई कि हमें जो बच्चे को शिक्षा देनी है वह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए, क्वालिटेटिव एजुकेशन होनी चाहिए। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का जो नारा है, पढ़े चलो बढ़े चलो, पढ़े चलो बढ़े चलो। तो दोस्तों आगे आते हैं हम राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के ऊपर। एक कोटेशन है, आई बिलीव प्री प्राइमरी, एलिमेंट्री एज वेल एज सेकेंडरी एजुकेशन एट द बेड रॉक ऑफ एनी सस्टेनेबल सोसाइटी। मेरा मानना है कि पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक साथ ही माध्यमिक शिक्षा किसी भी अस्थायी समाज का आधार है। मतलब हम यह सिर्फ नहीं कह सकते कि पूर्व प्राथमिक या प्राथमिक स्तर ही शिक्षा का आधार है, हमारे समाज का आधार है। इसके साथ साथ माध्यमिक शिक्षा भी हमारे समाज का आधार है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को लॉन्च किया गया 2009 में, और यह जो लॉन्च किया गया था 2009 के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अर्थात भारत सरकार के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। इसके जो उद्देश्य थे वो एक्सेसिबिलिटी, इक्विटी और क्वालिटी के ऊपर इन्होंने फोकस किया हुआ था। विभिन्न प्रकार के और भी मुख्य उद्देश्य इसके बनाए गए, जिसमें ये बात कही गई, टू प्रोवाइड अ सेकेंडरी स्कूल अप टू क्लास 10th विद इन अ रेडियस ऑफ 5 किलोमीटर एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल विद इन 7 to 10 किलोमीटर फॉर एवरी नेबरहुड। अर्थात जो माध्यमिक स्तर के विद्यालय हैं उन विद्यालयों की दूरी 5 किलोमीटर की होनी चाहिए तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर के जो भी विद्यालय हैं उनकी दूरी 7 से 10 किलोमीटर की होनी चाहिए। दूसरा जो इसका मुख्य उद्देश्य था वह था 2015 तक माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए सार्वभौमिक पहुंच। अर्थात सन 2015 तक हर बच्चे को एजुकेशन मिलना चाहिए, हर बच्चा स्कूल तक पहुंच सके, यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक और 2020 तक सार्वभौमिक धारण। कोई बच्चा ड्रॉप आउट ना हो। जो बच्चा प्राथमिक स्तर में नामांकन करा रहा है, जो बच्चा माध्यमिक स्तर में नामांकन करा रहा है, वो आगे की पढ़ाई अपनी जारी रखे। अगला इसका जो उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य, वह यह था, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव्स वाज टू इनहेंस द enrollment rate from 52.26% to 75% within 5 years। इसका मुख्य उद्देश्य 5 साल के भीतर अर्थात 2009 से 2014 के बीच एक टारगेट फिक्स किया गया, जिसमें ये बात कही गई कि इस साल के अंतराल के भीतर नामांकन दर को जो पहले 52.26% थी उससे बढ़ा करके 75% तक करना था। इसका उद्देश्य सभी 15 से 16 वर्ष की आयु के बीच अर्थात इस उम्र समूह के जितने भी बच्चे थे उन बच्चों के लिए सार्वभौमिक शिक्षा अर्थात उन बच्चों को पूर्ण रूप से शिक्षा देना जरूरी था। हर बच्चे को शिक्षा देना आवश्यक था। ये एक टारगेट फिक्स किया गया। इसका जो अगला उद्देश्य था वह ये था, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू सेकेंडरी एजुकेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू इकोनॉमिकली
economically weaker section of the society, the educationally backward, the girls and the disabled children residing in rural areas and other marginalized categories like SC, ST, OBC and educationally backward minorities EBM। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली लड़कियां और विकलांग बच्चों को और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग और शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक जैसे अन्य हाशिए पर रहने वाले बच्चों के लिए विशेष संदर्भ के साथ माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना था। अर्थात निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि वैसे बच्चे जो वंचित वर्ग के बच्चे थे, वैसे बच्चे जो बैकवर्ड बच्चे थे, जिन्हें शिक्षा से वंचित रखा गया, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति, महिलाएं, अल्पसंख्यक वर्ग इत्यादि एवं दिव्यांग इत्यादि वर्ग के लोग आते हैं। इन वर्ग को प्रावधान किया गया, इन वर्ग के लिए प्रावधान किया गया कि इनको एजुकेशन मिलना चाहिए, अर्थात अब इन्हें शिक्षा से वंचित नहीं रखा जा सकता। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का जो अगला उद्देश्य था वह यह भी था कि टू इंश्योर दैट नो चाइल्ड इज डिप्राइव्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ सेटिस्फैक्टरी क्वालिटी ड्यू टू जेंडर, सोशियो इकोनॉमिक डिसेबिलिटी एंड अदर बैरियर्स। यह सुनिश्चित करना कि कोई भी बच्चा लिंग, सामाजिक, आर्थिक, विकलांगता और अन्य बाधाओं के कारण संतोषजनक गुणवत्ता की माध्यमिक शिक्षा से वंचित नहीं हो। चाहे वो कोई भी बालक हो, चाहे वो किसी भी धर्म में, किसी भी जाति, किसी भी कास्ट, किसी भी क्षेत्र, किसी भी भाषा, किसी भी संस्कृति का बालक क्यों ना हो, उसे हमें एजुकेशन देना है, उसे हमें शिक्षा प्रदान करनी है। और उससे हमें जो शिक्षा प्रदान करनी है उसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करनी है, और उसके लिए किसी भी प्रकार का कोई भी चीज बाधा के रूप में नहीं आएगी। अर्थात ऐसे बच्चे जिन्हें एजुकेशन नहीं मिल पाता था विकलांगता की वजह से, जो हमने या सरकार ने इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट दिया, समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट दिया, वो इसीलिए तो दिया कि ऐसे बच्चे जो मानसिक रूप से एवं शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं, विकलांग हैं, उन बच्चे को भी एजुकेशन देना है, कॉमन स्कूल सिस्टम के तहत एजुकेशन देना है। हमारे अपने जो कॉमन बच्चे हैं, जो सामान्य बच्चे हैं, उन बच्चों के साथ उन्हें भी बैठा करके पढ़ाना है। ये बात इसके अंतर्गत कही गई। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत यह एक मुख्य उद्देश्य बनाया गया, टू इंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट्स परसुइंग सेकेंडरी एजुकेशन रिसीव एजुकेशन ऑफ गुड क्वालिटी। यह सुनिश्चित करना कि माध्यमिक शिक्षा का पीछा करने वाले सभी छात्र अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षा का पीछा करने का अर्थ यहाँ पे ये है कि माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत चाहे जो भी व्यक्ति है, अगर वह शिक्षा ले रहा है तो उसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत बहुत सारे प्रावधान लाए गए। इंपॉर्टेंट फिजिकल फैसिलिटीज अंडर रमसा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत माध्यमिक विद्यालयों के अंतर्गत मिनिमम सुविधाएं दी जाने की बात कही गई। अर्थात जो भी माध्यमिक विद्यालय है हमारे राष्ट्र के अंदर, उन सभी विद्यालयों में कम से कम फैसिलिटी, मिनिमम फैसिलिटी, एसेंशियल फैसिलिटीज होनी चाहिए। न ज़्यादा तो कम से कम होनी चाहिए। इतनी होनी चाहिए कि जितने बच्चों का नामांकन हुआ है वे बच्चे अपना एजुकेशन ले सकें। अर्थात करिकुलर एक्टिविटी, को करिकुलर एक्टिविटी, पाठ्य क्रियाएं तथा पाठ्य सहगामी क्रियाएं का विकास हो सके, इन क्रियाओं को पूरा किया जा सके, बालक का सर्वांगीण विकास, बालक का हार्मोनियस डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट उनका हो सके, समग्र विकास उनका हो सके।
तो इसके लिए कुछ फैसिलिटी स्कूल के अंदर में होनी चाहिए। हमने बच्चों का नामांकन करा दिया, देखा जाता था कि बच्चों का हमने नामांकन तो करा दिया, लेकिन नामांकन कराने के बाद स्कूल में कोई फैसिलिटी ही नहीं है, स्कूल में किसी प्रकार की कोई सुविधा ही नहीं है। लड़कियां जा रही हैं पढ़ने, उनके लिए सेपरेट टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है, क्लासरूम की व्यवस्था नहीं है, लाइब्रेरी और लैब की व्यवस्था नहीं है। सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत पहले इन सुविधाओं को स्कूल में मुहैया कराया जाए, पहले ये सुविधाएं स्कूल में दी जाएं, जिससे कि बच्चे वहाँ पे आएँ, अपने एजुकेशन के साथ साथ इन सभी चीज़ों का लाभ उठा सकें। इसके लिए कहा गया अधिक से अधिक क्लासरूम बनाए जाए, अधिक से अधिक कक्षाओं का निर्माण किया जाए, कुछ अलग कक्षाओं का निर्माण किया जाए जिसके अंतर्गत हम अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी वगैरह करा सकें। सिर्फ वैसी कक्षाएं ही ना हों जहाँ पे हम बच्चों को एकेडमिक क्लास पढ़ा रहे हों, एकेडमिक सब्जेक्ट बच्चों को हम दे रहे हों, या फिर एकेडमिक सब्जेक्ट का इन्फॉर्मेशन हम बच्चे को दे रहे हैं। और भी उसके अतिरिक्त क्लासरूम की व्यवस्था की जाए जहाँ पर हम बच्चों के अलग अलग प्रकार के एक्टिविटी वगैरह करा सकें। फाइन आर्ट के लिए क्लास होनी चाहिए, म्यूजिक के लिए क्लास होनी चाहिए, योगा के लिए क्लास होनी चाहिए, अलग अलग प्रकार के क्लासेज की व्यवस्था स्कूल में होनी चाहिए, लेबोरेटरी की व्यवस्था होनी चाहिए स्कूल में, प्रयोगशाला होनी चाहिए। हम देखते हैं हमारी शिक्षा व्यवस्था जो व्यवहारिक रूप में चल रही है, जो हमें देखने को मिलता है ज़्यादातर, पूर्ण रूपेण तो मैं नहीं कह सकता, ज़्यादातर वो देखने को मिलती है कि हमने बच्चों को सिर्फ किताबी नॉलेज तो दे दिया, सैद्धांतिक ज्ञान हमने बच्चों का दे दिया, लेकिन उससे संबंधित उन बच्चों का व्यवहारिक ज्ञान बिल्कुल भी नहीं होता। हमने बच्चों को केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह सभी सब्जेक्ट हमने बच्चों को पढ़ा दिया, लेकिन उस सब्जेक्ट का यूज क्या है, उस सब्जेक्ट से संबंधित जो टॉपिक हैं वो टॉपिक का कॉन्सेप्ट उसे क्लियर नहीं है। बच्चे को हमने मीथेन गैस के बारे में पढ़ा दिया, बच्चे को हमने मैथ से रिलेटेड शंकु, कोण, रेक्टेंगल, आयत सब कुछ हमने पढ़ा दिया बच्चों को, लेकिन जब हम एक आयत बच्चों को दिखाते हैं तो वो समझ नहीं पाता, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालना है वो नहीं जान पाता, क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं किया है। बच्चों को हमने बायोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें हम बता देते हैं, सिर्फ सैद्धांतिक, वैसी चीज़ें जो सिर्फ वो एग्ज़ाम में पास कर सके। हमें वो चीज़ें भी बतानी है जो लैब में वो सीख सके, उसका प्रयोग वो कर सके, डेमोन्स्ट्रेट कर सके, प्रदर्शन कर सके। तो लैब की व्यवस्था स्कूल के अंदर में होनी चाहिए। साथ में बात कहेगी लाइब्रेरी की व्यवस्था, विद्यालय के अंतर्गत पुस्तकालय की व्यवस्था होनी चाहिए, अधिक से अधिक पुस्तक, सिर्फ टेक्स्ट बुक ही नहीं, बच्चों के रेफरेंसेज बुक, अच्छे अच्छे कहानियाँ, अच्छे अच्छे कविताओं की बुक भी होने चाहिए। आर्ट एंड क्राफ्ट रूम, जो हमने भी कहा, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम की व्यवस्था होनी चाहिए। टॉयलेट, सेपरेट टॉयलेट की व्यवस्था होनी चाहिए, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, स्टाफ के लिए अलग अलग प्रकार के टॉयलेट की व्यवस्था होनी चाहिए। आज भी बहुत सारे ऐसे भारत के अंदर में स्कूल हैं जहाँ पर टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी नहीं है, पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं है। पेयजल की सुविधा हमें उपलब्ध करानी है, यह राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य था। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत ये बातें कही गई हैं कि ये सारी चीज़ें माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत, माध्यमिक विद्यालय के अंतर्गत होना चाहिए, यह अनिवार्य है, या एसेंशियल, या मूल है, या मौलिक है। यह सुविधाएं विद्यालय के अंदर में होनी ही चाहिए। रेसिडेंशियल हॉस्टल फॉर टीचर्स इन रिमोट एरियाज, वैसे स्थान जो दुर्गम हैं, जहाँ पर लोग पहुँच नहीं सकते, जहाँ पर व्यक्तियों की संख्या काफ़ी कम है, और वहाँ पर अगर स्कूल की व्यवस्था की गई है, जो काफ़ी रिमोट एरिया में स्कूल का निर्माण किया गया है, वहाँ पर टीचर्स के रहने के लिए व्यवस्था की जाए, रेसिडेंशियल फैसिलिटीज वहाँ पे लाई जाए। तो ये सारे मुद्दे थे जो रमसा ने उठाए थे, अर्थात रमसा के अंतर्गत जो इसके डॉक्यूमेंट बनाए गए, ये अभियान जो चलाया गया, इसके अंतर्गत ये सारी बातें कही गई हैं कि स्कूल के अंदर, विद्यालय के अंतर्गत, माध्यमिक विद्यालय जो भी होंगे उन विद्यालयों के अंतर्गत ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए। क्वालिटी की बात की गई, हमने अब जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत क्वालिटी की जो बात हम करते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं, इसके अंतर्गत जो कहा गया वह यह कहा गया
कि हम अगर शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना चाहते हैं या फिर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम अगर बनाना चाहते हैं या बच्चे को क्वालिटेटिव एजुकेशन अगर हम देना चाहते हैं तो इसके लिए हमें कुछ मुद्दों के ऊपर ध्यान देना होगा। और इसके लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ने अपना कदम उठाया, अपने डॉक्यूमेंट में ये सारी बातें लिखी, जिसके अंतर्गत अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल टीचर्स टू रेड्यूस PTR to 30:1, 30:1 का रेशियो होना चाहिए हमारे विद्यालय में शिक्षक और छात्र के अनुपात के बीच। यानी कि शिक्षक एवं छात्र का जो अनुपात होना चाहिए वो 30:1 का होना चाहिए। 30 छात्रों पर 1 शिक्षक होना चाहिए। मिनिमम ये बात कही गई है कि कम से कम इतना होना ही चाहिए। रेसिडेंशियल एकोमोडेशन फॉर टीचर्स इन रूरल एंड डिफिकल्टी हिली एरियाज, जो हमने अभी इसके पहले बताया कि अगर हम क्वालिटीपूर्ण शिक्षा देना चाहते हैं, गुणवत्तापूर्ण अगर हम शिक्षा देना चाहते हैं, क्वालिटेटिव एजुकेशन अगर हम देना चाहते हैं तो इसके लिए पहले टीचर की व्यवस्था की जानी चाहिए और टीचर के लिए वहाँ पर रहने की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। जहाँ पर रहने की व्यवस्था सही ढंग से नहीं है, बाहर में वो न रह नहीं सकते। साइंस के ऊपर, मैथ के ऊपर, इंग्लिश के ऊपर फोकस अधिक से अधिक करने की बात की गई है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत। अब बात यहाँ पे आती है कि क्यों इन विषयों के ऊपर अधिक फोकस किया गया। वो इसलिए क्योंकि यह ज़्यादातर देखने को मिलता है, बहुत सारे रिसर्चर ये बताते हैं, बहुत सारे अनुसंधान ये बताते हैं कि साइंस, मैथ और इंग्लिश का जो फियर है हमारे इंडिया में, जो डर है वो कुछ ज़्यादा ही है बच्चों में, यह देखने को मिलता है। इसलिए इस विषय के ऊपर फोकस हमें करना है। इस विषय को हमें लचीला बनाना है, सिंपल बनाना है, फ्लेक्सिबल बनाना है और अच्छा बनाना है, जिससे कि बच्चे आसानी से समझ सकें। रिजिड नहीं बनाना। ट्रेनिंग सर्विस की बात की गई, टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज की बात की गई कि वैसे शिक्षक जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं और वह ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो वो ट्रेनिंग ले सकते हैं, उन्हें अपने जॉब या फिर नौकरी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेबोरेटरी की बात की गई, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अंतर्गत स्कूल के अंदर में लेबोरेटरी होनी चाहिए, प्रयोगशालाएं होनी चाहिए। ICT इनेबल्ड एजुकेशन की बात की गई। आज भी हमारे देश के अंदर में बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों में जो टीचर्स हैं, जो शिक्षक हैं, उनके पास ICT से संबंधित कोई जानकारी भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं और बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं। तो सबसे पहले तो ICT इनेबल्ड यानी कि ICT सेंटर्ड एजुकेशन की बात यहाँ पे की गई है। ICT पर बेस्ड हमारा एजुकेशन होना चाहिए। टीचर जो पढ़ाए वो ICT का उपयोग करके पढ़ाए, बच्चे जो पढ़े वो ICT का प्रयोग करके पढ़े। ये लर्निंग का कॉन्सेप्ट लाया गया। कंप्यूटर एजुकेशन की बात की गई, करिकुलम रिफॉर्म की बात की गई, यानी कि जो पाठ्यचर्या है उसको हमें बदलना है। जो पौराणिक पाठ्यचर्या जो चली आ रही है शुरू से, ट्रेडिशनल जो करिकुलम जो काफ़ी बोरियत जो फील करता है बच्चों को, उस करिकुलम को हमें हटाना है और करिकुलम जो हमें लाना है बहुत अच्छा लाना है। टाइम टू टाइम करिकुलम चेंज होना चाहिए, पाठ्यचर्या जो है वो चेंज होना चाहिए, ऐसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में कहा गया है। टीचिंग लर्निंग रिफॉर्म, जो ट्रेडिशनल मेथड हम यूज करते थे अपने शिक्षण पद्धति के अंतर्गत या फिर शिक्षण विधि के अंतर्गत, उस विधि को हमें यूज नहीं करना, हमें नए मेथड का यूज करना है। विभिन्न प्रकार के मेथड का हमें यूज करना है। टीचर सेंटर्ड एजुकेशन का, टीचर सेंटर्ड मेथड का हमें यूज नहीं करना, हमें लर्नर सेंटर्ड मेथड का यूज करना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, स्टोरी टेलिंग मेथड और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे मेथड बहुत सारे फिलोसफर ने, बहुत सारे दार्शनिक लोगों ने दिया हुआ है। उस मेथड का हम प्रयोग करें, मॉडर्न मेथड का हम यूज करें। इसमें हमें चेंज करने की आवश्यकता है। Expansion of open and distance learning needs to be undertaken, especially for those who cannot pursue full-time secondary education. वैसे बच्चे, वैसे विद्यार्थी जो फुल टाइम एजुकेशन नहीं ले सकते, उन बच्चों के लिए ओपन स्कूल सिस्टम की व्यवस्था की जानी चाहिए, डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम की व्यवस्था की जानी चाहिए, दूरस्थ शिक्षा एवं खुला विद्यालय की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो ये सारे मुद्दे थे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो बातें कही गई हैं कि हमारे क्वालिटी के ऊपर ध्यान में रखा गया है, एक्सेसिव। तो दोस्तों, मेरा यह वीडियो, मेरा यह व्याख्यान आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें। मेरा क्लास आर्या ऑनलाइन क्लासेस
अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन अर्थात उसके ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। आर्या ऑनलाइन क्लासेस के ऐप आपको एंड्रॉयड मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर में मिल सकता है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मैंने उसका डिस्क्रिप्शन, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हुआ है। धन्यवाद।